अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान ज़रियाब इरफान। और जनाब आज है ईद का तीसरा रोज और ईद का जो तीसरा रोज होता है वो भी बड़ा गहमा गहमी वाला, बड़ी ही फेस्टिविटी वाला होता है, क्योंकि अमूमन आना जाना लोगों के घर जो लोगों का चल रहा होता है वो तो ईद के पहले दिन होता है, लेकिन पहले दूसरा दिन और तीसरा दिन कुछ ऐसे होते हैं कि अमूमन दावतों का एहतमाम बहुत ज्यादा किया जाता है। और अगर आप लोगों ने दावतें खा ली हैं तो फिर घर के जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि चलें आज सिर्फ अपने ही घर के लोग बैठकर गेट टुगेदर करते हैं, ताकि कहीं पर जो सुबह के टाइम्स में हम देखते हैं घर के बड़े जाते हैं कुछ मजीद बड़ों से मिलने के लिए और फिर उनसे मिलने मिलाने का जो सिलसिला होता है वो कंटिन्यूटी में रहता है। तो मेरे ख्याल से मुझे तो ये लगता है अनवार कि जो ईद का थर्ड डे होता है ना, शायद कि वो अपनी ही फैमिली के लिए डिवोटेड हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बहुत से लेजी लोग ऐसे भी हैं जो ईद के दिनों में भी ज्यादा आराम कर रहे होते हैं। लेकिन हमने अपने स्टूडियो में कुछ मेहमानों को दावत दी है जिनसे हम आपकी मुलाकात भी कराएंगे, उनकी रूटीन जानने की कोशिश भी करेंगे, उनसे मजे मजे की बातें भी करेंगे, उनसे गाने भी सुनेंगे। तो आज हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं उम्मे लैला गुलकारा हैं और साथ ही साथ साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो ये जो दो शख्सियत के उनके पहलू हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है रीजनल डायरेक्टर पैमरा आयशा मंजूर भट्टू साहिबा, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। और उसके बाद बैटल ऑफ द बैंड विनर के जो हमारे रह चुके हैं ज़मीर खाबिर और दानिश बाबा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी वेलकम कहते हैं। और आज उनसे भी मजे मजे की गुफ्तगू करेंगे, उनसे गाने सुनेंगे। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे आयशा मंजूर साहिबा से। आयशा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत। और कैसी जा रही है ईद, पहले आप खुद बता दें फिर हम भी आगे बढ़ते हैं। ईद बहुत अच्छी है एज ऑलवेज। ईद तो एक बहुत ही खुशी का त्यौहार होता है फैमिली के साथ, और हमारा एक सिस्टम है उसके थ्रू एक ईद का एक ही हमारा पैटर्न है, उसी के थ्रू हमारी ईद गुजरती है। ठीक है। तो बेसिकली फैमिली के साथ, सबकी तरह फैमिली के साथ ही गुजरती है। लेकिन इतनी मसरूफियात में जिस तरह की आपकी जो जॉब भी है, जो आपका जॉब टाइटल भी है, वो भी बड़ा बिजी स्केड्यूल रहता है, उसमें फैमिली को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना, वो भी बड़ा मुश्किल होता है। जी मेरे ख्याल से जब इंसान कोशिश करता है तो अल्लाह ताला इसमें आसानियाँ भी पैदा कर देता है। जी। तो ये मेरे ख्याल से सब अल्लाह ताला का करम है कि सब कुछ साथ साथ हो रहा है। एंड इट्स बीन नाउ मोर देन 15 years दैट आई हैव बीन वर्किंग विद पेमरा। तो अब तो एक सिस्टमैटिक तरीके से एक रूटीन में जैसे जो है बच्चे भी उसी तरह और फैमिली भी उसी तरह, दे नो दैट आई वर्क एंड दे नो माई रूटीन। एंड ऑल्सो व्हेन आई एम होम तो तब मैं बिल्कुल एक डिफरेंट मोड में आ जाती हूँ। तब मैं एक प्रॉपर जैसे घर की एक खातून खाना होती हूँ, एक बेटी, एक बहू, एक जैसे होता है, आई एम अ मदर ऑल्सो। सो इस तरह से सारी जिम्मेदारियां ही मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने औरत को बहुत स्ट्रेंथ दी है। बहुत। और मेरा तो खुद का मानना है कि जब खवातीन वर्किंग वुमेन होती है ना, जब वो बाहर निकलकर काम कर रही होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो घर को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही होती हैं, क्योंकि मैनेजरियल मामलात में खवातीन बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल जैसे उम्मे आप साइकियाट्रिस्ट भी हैं और साथ साथ आप सिंगर भी हैं, तो इन दोनों चीजों को कैसे मैनेज करती हैं? इन दोनों चीज़ों को मैं ऐसे मैनेज करती हूँ कि सिंगिंग जो है वो मेरा पैशन है। मुझे 4 साल हो गए हैं म्यूज़िक करते हुए, और ये दोनों चीज़ें एक साथ ही स्टार्ट हुई थी क्योंकि मेरा जब जीसी में एडमिशन हुआ तो मेरा म्यूज़िक बेस पे एडमिशन हुआ था। और जो मेरी डिग्री थी वो साइकोलॉजी में थी। अभी रिसेंटली मैंने BS ऑनर्स किया है, 4 ईयर प्रोग्राम। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहीं और मेरी भी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई कि म्यूज़िक और साइकोलॉजी किस कदर रिलेटेड हैं और आप कैसे म्यूज़िक को यूज़ करते हैं साइकोलॉजी पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो उसका कनेक्टिविटी, उसका कनेक्शन कैसे मिला आपको? उसका कनेक्शन इस तरह है कि जैसा आप जानते हैं कि साइकोलॉजी में थेरेपीज की जाती हैं, तो ये एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसको कहते हैं म्यूजिक थेरेपी। आप म्यूजिक को यूज करते हुए थेरेपी कर सकते हैं, बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, मूड चेंज कर सकते हैं, सोचने का अंदाज चेंज कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी है उसको भी ट्रीट किया जा सकता है म्यूजिक को यूज करते हुए। तो इसका मतलब एक ही फैमिली में जब ऐसे 2 डॉक्टर्स हो जो कि मिलकर लोगों की थेरेपी कर रहे हो तो कैसा होता है ज़मीर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगा आप सबको ईद मुबारक, लोग देख रहे हैं। और एक मेरा शेर है, मेरा एक रब्बा करम कमाया कर, रब्बा करम कमाया कर, सजन दूर जो होवे ईदा भी ना ले आया कर। सो एक मेरा शेर मुझे याद है क्योंकि ईदें जो है वो आपके अपने के साथ अच्छी लगती हैं और आप हमेशा की तरह आज भी प्यारे लग रहे हैं। सबसे पहले आप दोनों बल्कि गाइस, मैं यही कहने लगी थी, आप भी प्यारे लग रहे हैं, आप भी प्यारे लग रहे हैं। और मैं ये अपने जो भी बहुत अच्छी लग रही है। मैं बल्कि न्यू टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हर साल मैं यहीं पे होता हूँ, हर साल इसी स्टूडियो में बल्कि मुझे याद किया जाता है और मैं
आई फील प्राउड कि मैं यहाँ पे आज फिर इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ। और शुक्रिया कि आप आए हैं और आप हमेशा की तरह हमें टाइम दे देते हैं। और दानिश भी आपके साथ आए और लास्ट टाइम वादा करके गए थे कि बाल कटवाएंगे, लेकिन बाल उन्होंने फिर भी नहीं। बेसिकली उसको शुगर है ना, डॉक्टर ने मना किया उसको बाल कटवाने से। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ज़मीर कैसा चल रहा है अभी सफर? ईद के अलावा भी कुछ बात कर लेते हैं। विनर रहे हैं आप बैटल ऑफ द बैंड्स के, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं अब जिनको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन सी ऐसी नई जर्नी है जिस पर मजीद काम हो रहा है? बिल्कुल, मैं अक्सर अपने शोज में कहता होता हूँ कि मेरी इतनी औकात नहीं थी जितनी मुझे मौला ने इज्जत दी। सीरियसली, मतलब अभी मैं फर्स्ट सिंगर हूँ पाकिस्तान का जो कि रेशिया में मैं परफॉर्म करके आया हूँ। यूथ फेस्टिवल हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर रेशिया ने करवाया था। पूरी दुनिया से 100 सिंगर्स थे और मैं पाकिस्तानी था जो वहाँ को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गया था। अभी रिसेंटली वो था, और एक थाईलैंड का इवेंट किया था अभी हम लोगों का भी। और सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि जो न्यू टीवी है उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी रेशिया की, जो हम लोगों का इवेंट था वहाँ पे। तो बस ये है कि बस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोडक्शन हाउस भी किया हुआ अपना, ऑडियो प्रोडक्शन भी चल रही है, वीडियो प्रोडक्शन भी चल रही है। और अभी रिसेंटली एक मेरा होस्ट जो है वो निजी चैनल के लिए मैंने किया था, और माशाल्लाह से भी वो ट्रेंडिंग कर रहा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। तो फिर मेरा ख्याल है इंतजार नहीं करना चाहिए, और दानिश से और ज़मीर से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी हमें गाना जबरदस्त सा सुना। जरूर, ईद का दिन है तो एक मेडले, क्योंकि हम मेडले करते हैं। मैं चाहती हूं कि शो की एक बीट आप मोमेंटम बना दें, हां, ताकि हमें मजा आ जाए। अगले 2 घंटे गुजार दें सब ने। बिल्कुल, एक मेडले है क्योंकि हम मेडले करते हैं। तो जबरदस्त मोमेंटम, यही हम चाह रहे थे कि ये मोमेंटम जरा सेट हो जाए। और जिस तरह से आपने लाइव परफॉर्मेंस दी है, मैं देखता हूं कि जब भी हम, बहुत से सिंगर्स पहले भी आते हैं, जब हम लाइव परफॉर्मेंस का कहते हैं तो थोड़ा सा हिचकिचाहट रहती है लोगों को। बिल्कुल रहती है, क्योंकि लाइव गाना बड़ा मुश्किल काम है। और अब ये भी बताते चलूं कि हमारी जो ईद होती है सब मोस्टली चैनल्स पे होती है। आपके चैनल से उठ के दूसरे चैनल पे दूसरे, क्योंकि फैमिली है हमारी। सो लाइव गाना मुझे तो पता है आपका डेली जारी रहता है। फिर इस तरह नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब दोबारा वापस आते हैं तो अपने मेहमानों से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। once again, और ब्रेक से पहले का सेगमेंट हमारा बहुत ही एनर्जेटिक रहा, और उसकी एनर्जी जो है वो ब्रेक में भी हम इंजॉय करते रहे। आयशा साहिबा, जब आप इस किस्म की लिरिक्स सुनती हैं, जैसे इन्होंने लंदन की जगह लाहौर को ऐड किया, तो वो एक मतलब एक प्लेजेंट सी वाइब आई थी कि हाँ हाँ ऐसा भी हो सकता है, ये तो हमने सोचा नहीं था। और फिर मॉडिफिकेशन जो होती है सिंगिंग में, ये बड़ी मैटर करती है। आपने भी एक पोइट्री की अपनी एक बुक के लिए, जिसमें मेरे ख्याल में पेटल्स इन माई डायरी, आई गेस, यस, इफ आई एम नॉट सो रॉन्ग। तो मुझे ये बताइएगा कि वो जो पेटल्स हैं और वो जो डायरी है, इन दोनों की कंट्रीब्यूशन एक दूसरे के साथ कैसी है? क्या सोच के वो आपने लिखा? और मतलब सुनने में जब हम कहते हैं ना पेटल्स इन माय डायरी, तो ऐसा लगता है जैसे लव स्टोरी होगी या लव पोइट्री होगी, लेकिन वो एक्चुअली है क्या? असल में ये हुआ कि मेरे वर्क रूटीन की वजह से मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं कोई बुक लिखूं, या मैं मेरे पास इवन किसी भी काम के लिए बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन जब 2020 में आपको पता है कोविड जब आया, तो एक लाइफ जो थी वो एक स्टैंड स्टिल पे आ गई, लोगों का वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया। तो उसी तरह पेमरा में भी हम लोगों को काफ़ी ज़रा फरागत थी कि हमारे पास टाइम था, हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो उस दौरान आई स्टार्टेड राइटिंग। वैसे भी मुझे बचपन से लिखने का शौक था कि मैं एक जर्नल, एक जैसे बच्चे भी डायरी लिखते हैं, उसमें अपनी डेली रूटीन, ये करना है वो करना है, तो वो मेरी आदत थी कि मुझे लिखने की आदत थी। उसी तरह से मैंने स्टार्ट किया कि मैं बचपन की अपनी मेमोरीज़ जो हैं तमाम, जिस तरह से मेरी लाइफ गुजरी, मेरा बचपन गुजरा, जिधर जिधर मैं डिफरेंट जगहों पर मेरा बचपन गुजरा, तो वो सारी मैंने उनके बारे में एक पोइटिक फॉर्म में लिखना शुरू किया इंग्लिश में। तो बिकॉज मैंने लिटरेचर पढ़ा था, तो वो एक मेरे अंदर एक थी एक चीज़ के आई ऑलवेज वांटेड टू राइट अबाउट इट। तो वो जब मैंने लिखना शुरू किया, तो वो जब मेरे ख्याल से 20 या 30 शॉर्ट पोएम्स, दे आर कॉल्ड ओपन वर्स, कि वो एक इंग्लिश की टर्म है, ओपन वर्स पोइट्री टाइप है। तो वो मैंने 25 जब लिख ली, तो मैंने ऐसे ही अपने एक मेरे जानने वाले एडिटर थे, तो मैंने कहा कि मुझे एक छोटा सा ना इसका एक जैसे किताबचा टाइप होता है, मैंने कहा मुझे वो बना दें कि मैं अपने पास रखना चाहती हूँ अपने यादगार के तौर पे। तो उन्होंने जब पढ़ी तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत अच्छी हैं, आप इसमें और भी ऐड करें तो इट कैन बिकम अ वेरी गुड बुक। तो उनकी हौसला अफजाई से मैंने फिर और भी ज़्यादा पोएम्स लिखी। तो इट टुक मी अराउंड
1.5 ईयर। तो वो फिर मेरी कोई तकरीबन 80-85 के करीब पोएम्स हैं, तो उसके ऊपर बुक मैंने कंपाइल कराई। तो 2021 में उसकी एक बुक लॉन्चिंग सेरेमनी भी हुई। तो आई बिलीव दैट बुक वाज अ मिरेकल। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से भी कभी मैं बुक लिखूंगी, और वो भी चाइल्डहुड मेमोरीज, और वो एवरीबडी वाज सो हैप्पी, स्पेशली माय फैमिली वाज वेरी हैप्पी। उनको था कि जो भी हमारा लाइफ गुजरी है उसको इसने एक किताब की शक्ल में कंपाइल कर दिया है, सो दैट एवरीबडी कैन। नाउ आई वांट टू नो अबाउट योर ईद मेमोरी। कोई ऐसी चीज है जो आपने अपनी इस बुक में ईद के हवाले से कभी लिखी हो? अगर नहीं लिखी तो मैं चाहूंगी कि कोई ऐसा मोमेंट जो आपको आज तक याद रहता हो अपनी छोटी ईद का या बड़ी ईद का, वो अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। बचपन की तो ऐसी मेमोरीज हैं कि बहुत ही कमाल की मेमोरीज हैं। हम लोग चूँकि बहन भाई ज़्यादा थे, वी आर माशाल्लाह 5 सिस्टर्स एंड 3 ब्रदर्स, तो हमारी बचपन भी काफ़ी कलरफुल था, शरारतें बहुत हम लोग करते थे। तो लेकिन एक जैसे मुझे आपकी कहने पर एक याद आई कि ईद के मौके पर जैसे हमारे गांव में मेरे वालिद की एक रिवायत है कि वो ईदी तकसीम करते हैं गरीब लोगों में, और वो आते हैं हमारे घर में और वो ईदी लेते हैं, गरीब औरतें आती हैं। तो मैंने, और आई वॉज एट दैट टाइम अबाउट 9 और 10 ईयर्स ओल्ड, तो मेरी मुझसे बड़ी बहन है, तो उनके साथ मिलके हमने कहा कि थोड़ा इसमें एंजॉयमेंट का एलिमेंट डाला जाए। तो हम अपना वो जो जैसे गांव में वो बुर्का पहन कर हमने पूरा अपना एक भेष बदला वैसे गांव की औरत का। तो हम वहाँ पे आए और हमने उनसे ना ईदी मांगी, तो उन्होंने हमें हमारे पहचान लिया। अच्छा। तो बड़े आराम से उन्होंने कहा कि नहीं चले चले आप अंदर चले, आप अंदर चले। तो वो बस वो एक बड़ी मेमोरी थी कि तब हमें बहुत डांट पड़ी थी कि आप लोग ये क्या आपने हरकत की है। तो दैट वाज रियली अ मोमेंट, रियली ग्रेट। बचपन की जो यादें हैं वो समेटकर उन्होंने अब डायरी में भी अब उनके पास मौजूद हैं, किताब भी उस पर लिख चुकी हैं, डिफरेंट किस्म की जो पोएम्स हैं। तो मलाला, आपके कोई एक्सपीरियंस किसी ईद को लेकर छोटे होते हुए या पास किसी ईद को लेकर? और अपनी ईदी अपने पास रखती थी, अम्मी को पकड़ा देती थी या ले ली जाती थी? हाँ, ले ली जाती थी। वैसे तो यही होता ना कि वो ईदी जब आप बचपन में थे तो कोई देख के जाए रिश्तेदार, आंखों ही आंखों में अम्मी कह रही होती है, वापस भी जानी है, कंडीशन होती है आपकी। जब हम छोटे थे तो हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो पता नहीं हमें तो डायरेक्ट नहीं मिलती थी, वो शायद अम्मी के अकाउंट में डायरेक्ट ही चली जाती होगी। तो मुझे तो नहीं याद कि मुझे मिलती थी, वो अम्मी को ही मिलती होगी। अच्छा, लेकिन अब तो खुद ही देते हैं। अच्छा, देते हैं अब तो देते हैं। आपको लगता है कि जब मिलती भी थी तो इतनी होती थी या देने दिलाने में ज्यादा चली जाती है? तब अच्छी मिलती थी, ठीक ठाक होती थी। ठीक ठाक होती हाँ जी। अब जो है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से अल्लाह ताला ने स्लाइक किया है तो गिफ्ट्स लेके जाती हूँ मैं पेरेंट्स हाँ, मैं यही पूछने लगी थी कि ईदी कैश भी देने का शौक है या कोई ईद गिफ्ट देने का शौक है? कैश में तो पेरेंट्स को नहीं अच्छा लगता। कोई चीज आप ऐसा कोई काम कर दें कि वो खुश हो नहीं, अपने से छोटों को की मैं बात छोटों को उनको भी मैं कोई चीज ही देती हूँ। अच्छा, कोई गिफ्ट लेके जाना ज़्यादा। आप क्या करते हैं? बिल्कुल, ये मैं बताऊँ आपको कि व्हेन आई वाज इन क्लास 4 इन दैट टाइम, तो मुझे याद है कि अब वो नहीं होता, वो कार्ड सिस्टम होता था, आपको याद होगा कार्ड देना, तो मैं उसको बड़ा मिस करता हूँ उस चीज। अब वो नहीं रहा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया ईद मुबारक और फॉरवर्ड मैसेजेस आप भेज रहे होते हैं। बिल्कुल। तो कौन सा कार्ड लेते थे? शाहरुख खान वाला, आमिर खान वाला, ये वाले जूही चावला वाला कार्ड, ये वाले कार्ड भी तो होते थे ना? वो बेसिकली अम्मी देख रही, मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल। तो वो कार्ड होते थे, तो वो लोगों को गिफ्ट देना कि यार ईद मुबारक, और वो बड़ा अब खत्म हो चुका है वो काम। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दी, इवन कोई शादी होती है तो आप व्हाट्सएप कर देते हैं मैसेज। कोई ऐसा पक्का शेर जो हर कार्ड पे लिखते हो, जो याद हो और यही लिखा ही हर किसी को छाप के जा रहा हो? वो ये बेसिकली मेरे साथ ही होता है ना, बड़ा भाई है। स्कूल में मैं अक्सर स्कूल में जब मैं देता था ना, भी आप तो नहीं करते रहे? तो वो एक डब्बे में डब्बा और इस तरह डब्बे में केक तो बहुत फेमस था, आई मीन शेर केक। तो मुझे ये भी याद है कि जब मैं स्कूल लाइफ में मेरी फ्रेंड थी क्लास फेलो, उनको मैंने दिया था। अम्मी अब देखी, अम्मी को पता है इस बात का। तो वो स्कूल में ना मैंने अपनी फ्रेंड को दिया, तो वो भाई के पास आ गई थी कि आपके भाई ने ना ये मुझे कार्ड दिया। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं वहाँ से मुझे निकाल दिया गया था स्कूल से। हाँ जी। अच्छा, एक भी ज्यादा थी ये नहीं यार, रोज आते थे लोग ईद का दिन लड़कियों को कार्ड देता था, तो फिर निकालना पड़ता था ज़मीर। तो ये इसने मेरी बड़ी सपोर्ट की है सीरियसली, ये भाई की मुझे। वो तो आज भी देख रहे हैं कि वो सपोर्टिंग ड्रम जिस तरह बजा रहे थे। तो दानिश, आपका कोई इंसिडेंट हो या फिर सारे इंसिडेंट इन्हीं के? नहीं, ऑब्वियसली
करने में बेचारी की सारी जिंदगी गुजर गई। नहीं ऑब्वियसली हम दोनों भाई हैं ना, साथ रहते हैं और होते रहते हैं, ऑब्वियसली जिंदगी में आते रहते हैं और यादें चलती रहती हैं साथ साथ, क्योंकि मैं इसको हम दोनों एक साथ होते हैं, स्पोर्ट इसको करता हूँ, शोज में ज्यादा टाइम गुजरता है हमारे ईद पे। ठीक है। तो और फैमिली के साथ फिर ईदें किस तरह से मनाते हैं, वो टाइम मिल जाता है क्योंकि बहुत कम कॉन्सर्ट्स हैं। अच्छा, और जिस एज में आप दोनों हैं उसमें हमने ये देखा है कि अमूमन जो लड़के होते हैं ना घर के, वो अम्मियों को कहते हैं आप जाएं मिले मिलाएं खाला की तरफ, फुप्पो की तरफ, ये वो। मैं मेरा याद रात को दोस्तों के साथ सीन है, मैं दोस्तों के साथ हूँ, तो फैमिली में मिलना मिलाना जाना होता है या ज्यादा दोस्तों के साथ? अच्छा, ये मैं बताते चलूँ कि वी बिलोंग टू सैयद फैमिली, तो हमारी फील्ड में कोई सिंगर नहीं है हमारी फैमिली में, सॉरी। तो क्योंकि सब डॉक्टर्स, इंजीनियर, आर्मी में कुछ लोग और इस तरह से हैं, तो घर वालों को ज़्यादा टाइम जो है हम देते हैं अपने माँ बाप को, और बाद में बारबेक्यू करते हैं रात को। बल्कि आप लोग भी इनवाइटेड हैं उसके बाद, शो के बाद लाइव इनविटेशन भी अब हमें मिलने शुरू हो गए। अब लाइव परफॉर्मेंस सुमे लैला की मैं चाहूंगा कि अब एक लाइव परफॉर्मेंस हम देख लें और उनसे भी गाना सुन लें। वेलकम बैक टू ये स्पेशल ट्रांसमिशन। और गाना आपने उम्मे लैला का सुना, बड़ा ही ज़बरदस्त गाना था। अब गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और ज़मीर से गुफ्तगू करने से पहले मेरे जो प्रोड्यूसर हैं वो ये कह रहे हैं कि उम्मे लैला से पूछ लिया जाए कि मुर्शद आखिर थे कौन या हैं कौन। ये एक राज है, ये नहीं मैं बताऊंगी। अच्छा, ये राज है। चलिए आज बता दें, ईद का दिन है, कोई बात नहीं, ईद का दिन। ये मैं आपको बताऊंगी तो फिर आप सुनेंगे नहीं दोबारा गाना। नहीं, ये नहीं मैं बताऊंगी। यानी कि बैड एक्सपीरियंस है। नहीं, मुर्शद तो अच्छा वो कह रही चाहत फतेह अली खान तो नहीं है। आपने कहा सुनेंगी, वो उस्ताद है, मुर्शद नहीं है। वो मेरे बड़े अच्छे, मेरे उनसे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। अच्छा, खराब नहीं करना चाह रही है। हाँ, चाहत फतेह अली बहुत अच्छे इंसान है वो। तो कभी पूछने का इत्तेफाक हुआ कि आप इतना हसीन गाना क्यों गाते हैं? नहीं, मैंने ये गुस्ताखी नहीं की। ये गुस्ताखी नहीं की। ज़मीर आप बताएं, आप ये जो दो भाइयों की जोड़ी है ये कैसे बनी? क्योंकि बहुत कम होता है कि दो भाई इस तरह से इतने क्लोज भी हों, एक दूसरे के राज भी इतने ज्यादा फिर पता हों, शिकायतें भी इतनी आती हों और फिर एक ही प्रोफेशन का हिस्सा भी बन गए। ये स्टोरी क्या है? वेल मुझे तो इसमें इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था सिंगिंग में, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, स्टूडेंट था तब स्कूल लाइफ में, तो इसको गिटार का शौक पड़ गया। अच्छा। वो मुझे अक्सर होता था, लेकिन ये देखना आर्टिस्ट जितने भी हैं, आतिफ असलम लाइक, उनकी मेरे लिए ऑनर की बात है, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन नाउ, और उनकी शादी पे भी मैंने परफॉर्म किया था। तो मुझे इन लोगों से ना मिलने का बड़ा शौक था कि मैं इनसे मिलूँ, हाथ मिलाऊँ, उनसे ये करें। अब सब दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसने गिटार स्टार्ट किया था अपने एक दोस्त से ना, नाउ इज़ इन कैनेडा राइट नाउ। तो इसको शौक पड़ा गिटार का, तो मैंने कहा यार क्यों ना हम कोई बैंड बनाते हैं अपना। तो बस हम इस तरह स्टार्ट कर लिया हम लोगों ने। और फिर मुझे अच्छी तरह याद है, पता नहीं वो कहना चाहिए कि नहीं, बट ईद का दिन है कह देता हूँ, हमारा जिंदगी का जो फर्स्ट शो था ना, एक वीडियो वायरल हुई थी, ब्राइट करें ब्राइट करें। हाँ जी। उसमें हम लोग थे, सामने हम बैठे हैं, सामने हम बैठे हैं, जब वो ब्राइट करें नहीं कह रहे। अच्छा। तो सामने हम बैठे हैं, जिंदगी का पहला शो, जिंदगी का पहला शो। ठीक है। और फिर उसके कैसा बाद मोमेंट था वो, कैसा एक्सपीरियंस था? बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा, लाजमी कहना चाहूँगा कि आयशा जी जो है वो बड़ी अच्छी इंसान है और बड़ी डाउन टू अर्थ औरत है वो। और आप यकीन करें, जब ऑनर गया ये शो, वो उनका स्टाइल जो था टोटल चेंज हो चुका था। वो तो उन्हें किसी बात पर गुस्सा था, उसको तो आप सब समझ सकते हैं। बट वो हम लोग डर गए थे सीरियसली। हम लोग सीरियसली डर गए, अब क्या होगा। नहीं, लेकिन अगर आपकी जिंदगी का वो पहला शो था और अगर आपने किसी एंकर को ऐसा प्रिटेंड करते हुए देखा, तो एंकर्स हजरात के बारे में क्या इमेज डेवलप हुई थी फॉर द टाइमिंग, मतलब उसी टाइम तक के लिए, या बात में भी जब शो खत्म हो गया? नहीं, हम फील कर रहे थे कि ऐसा ही होता है, क्यों मतलब पहला शो था। हम अब दूसरे में कह रहे हैं कुछ नहीं होता है, रोज ऐसे होता है, रोज ऐसे होता है। हमें पता था यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ है, ये था। और दूसरा शो जो था हम लोगों का, एक हमारे बड़े फेमस, जो मैं आज जो कुछ भी उनकी वजह से हूँ, आफ्ताब इकबाल, आप सब जानते हैं उनको, मैं उनके शो में आता था पहले। तो बस इस तरह से हमारा स्टार्ट हुआ, फिर करते करते अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर परफॉर्म करते, और जोड़ी हिट जारी माशाल्लाह। बिल्कुल। बल्कि ये भी कहना चाहूँगा, अभी रिसेंटली मैंने एक ISPR के लिए भी गाना किया था आर्मी का, और वो भी माशाल्लाह सोनर हो चुका है। अल्लाह करे आपको जिंदगी में आगे से ज्यादा क्रॉस द बॉर्डर चलें जी, उसके लिए उसमें उसका पार्ट 3 आ रहा है। पार्ट 3 आ रहा है, उस मूवी का पार्ट 3 है। ठीक है, वो तो ऑफ द रिकॉर्ड आपसे पूछ ही लेंगे। लेकिन देखिए, पाकिस्तानी जितने भी एक्टर्स हैं या जितने भी सिंगर्स थे जो भी क्रॉस द बॉर्डर गए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और बड़ा अच्छे तरीके से वहां पर उन्हें एक्नॉलेज भी किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ऐसे सबा, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आपकी फील्ड थोड़ी सी बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के पास ही आपकी सरहदें मिलती हैं, पेमरा में हैं आप। कभी ख्वाहिश थी या रही या है कि मैं भी एक सियासतदान होती, पॉलिटिकल वर्कर?
इसमें यह है कि सियासत को ऐसे मैं नहीं समझती और हमें सिखाया भी नहीं गया बचपन से कि ये कोई ऐसा काम है कि जिसमें कोई बहुत ग्लैमर है या जिसमें कोई बहुत पैसा है। हमें शुरू से सिखाया गया है कि ये खिदमत का काम है, ये बहुत ही एक मुश्किल रास्ता है और ये ऐसे नहीं है कि किसी के वालिद हैं तो उनकी बेटी ने या बेटे ने ज़रूरी जैसे डॉक्टर होता है तो हम डॉक्टर बना रहे इसमें अगर मेरिट के ऊपर होता है कि अगर किसी में ये जज्बा, हकीकी जज्बा है किसी के दिल में अवाम की खिदमत करने का, अवाम को वक्त देने का, और इसके लिए ये ऐसे नहीं है देखने में बहुत आसान लगता है। हमने देखा हुआ है कि इसके लिए कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अपने सबसे पहले अपने वक्त की, अपनी फैमिली लाइफ की बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो इसमें ये हमें बताया गया था कि ये खिदमत का रास्ता है और बड़ा मुश्किल रास्ता है। तो मेरी फील्ड है, इसमें मैं भी इसमें आवाम को सुनती हूँ, शिकायत मेरे पास आती हैं और मैं समझती हूँ जो काम मैं कर रही हूँ वो भी उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल काम है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर कि मैं मीडिया को रेगुलेट हम लोग करते हैं, पेमरा मीडिया को रेगुलेट करता है और मैं समझती हूँ कि मीडिया जो है एक पाकिस्तान का, बल्कि किसी भी गवर्नमेंट का एक फोर्थ या फिफ्थ पिलर उसको कंसिडर किया जाता है। इसमें ना सिर्फ हम आवाम के लिए एक मियारी तफरीह मुहैया करते हैं बल्कि इसमें हम आवाम का नैरेटिव बनाने में मददगार साबित होता है मीडिया, और इसमें ना सिर्फ आवाम की सोच बदलने में मददगार साबित होता है बल्कि उनकी सोच सिरे से नई बनाने में भी मददगार साबित होता है। इसलिए मैं समझती हूँ ये बहुत ही सेंसिटिव और जिम्मेदारी का काम है और ये इक्वली उसी तरह से आवाम की, जैसे सियासतदान अच्छे जो लोग हैं सियासत में, जैसे वो काम कर रहे हैं और खिदमत कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि मेरी भी जो फील्ड है मैं भी एक उसमें आवाम को और कंट्री के लिए सर्व कर रही हूँ। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मजीद कुछ गाने भी सुनेंगे डेफिनेटली, और थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बचपन की ईद जब इकट्ठी हो जाती थी तब उसका क्या होता था, फिर मैं भी बताऊंगी कि मैं क्या करती थी। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक लेते हैं। अच्छा जी, तो ज़मीर फेवरेट सिंगर कौन सा है फिर आपका? मेल, फीमेल, पाकिस्तान में भी और अक्रॉस द बॉर्डर भी? बिल्कुल आतिफ असलम, दीवाना एंड ओनली, बट अभी रिसेंटली रमज़ान में हम लोग इफ्तारी के साथ थे, सजाद अली, तो वो इतने डाउन टू अर्थ इंसान सीरियसली कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो सजाद भाई। अच्छा, तो ये वैसे क्या रीजन है? बहुत से ऐसे सिंगर्स आए हैं हमारे शो में, हमने जिससे भी पूछा है सबसे पहला नाम आतिफ असलम का होता है। यार उसको ब्लेसिंग है सीरियसली, वो मतलब किसी से सीखा नहीं हुआ वो इंसान, और वो इतना डाउन टू अर्थ इंसान है। लोग कहते हैं बड़ा एटीट्यूड है और ये है वो है, बट और उससे उनसे भी अच्छी जो है उनकी वाइफ है सारा भाभी जो है वो बहुत अच्छी इंसान है। अच्छा, बिल्कुल। चलें, ज़बरदस्त। और उम्मे लैला, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मैं जी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, क्योंकि सिंगर होने के साथ साथ वो एक आउटस्टैंडिंग कंपोज़र भी थे। तो ये जो चीज़ है, ये क्वालिटी बहुत कम सिंगर्स में होती है कि वो जिसको आप कहते हैं ना कि ट्यून बनाना गाने की आम अल्फाज में, ये बड़ा मुश्किल काम है, सेट करना एक उसका हाई करना, उसकी ट्यून बनाना। तो वो उन पे तो वो चीज़ ख़त्म थी बिल्कुल, और रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा जितने बड़े वो फनकार थे। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा उनको अपना आइडियल समझती हूँ। अच्छा साहब, आपको किसको सुनना ज़्यादा पसंद है? मतलब जो हमारी यंग लॉट है उसमें से भी, और जैसे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मैडम नूर जहां साहिबा और फिर नाहिद साहिबा, हाँ, मतलब वो उस एरा की भी अगर बात की जाए तो कौन से लोग पसंद है? ये जिन सब के आपने नाम लिए हैं ये सब मुझे बहुत पसंद है। मैडम नूर जहां, गुलाम अली, आबदा परवीन, इन जैसा सिंगर मेरा नहीं ख्याल के हिस्ट्री में कोई भी गुजरा हो। कोई एक ऐसा पसंदीदा गाना जो आप बहुत सुनती हो या आपने कभी बहुत सुना हो, या आपके घर में आपके अम्मी अब्बू लगा लिया करते हो और आपने बचपन में उनकी गाड़ी में बैठ के बड़ा सुना हो? बहुत गाने तो बहुत, म्यूज़िक का बहुत शौक़ रहा है और मेरे फादर को भी बहुत म्यूज़िक का शौक़ है। तो इसमें नूर जहान का एक वो आवाज़ दे कहाँ है, वो बहुत पुराना गाना है बट मुझे बहुत पसंद है और वो मैं बहुत सुनती हूँ। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की बहुत सारी कवालियाँ हैं, बहुत सारी हैं, मतलब एक आप उनमें से नहीं बता सकते। जब हम पूछ रहे होते ना तब आपको जहन में नहीं आ रहा होता, फिर आपको प्रोग्राम खत्म हो वो चीज़ मुझे बड़ी याद रहती है। अब मुझे याद है, मुझे उनकी ना वो वाली मैं बड़ा आपको
वो पता ना वो VCR पे जो आती थी और पूरे वो चित्रहार टाइप होते थे, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है मेरे मामू की बरी बनाने के लिए ना अम्मी और खाला ने शॉपिंग पे जाना और उन्होंने हमें वो लगा के 2 घंटे की देके चली जानी। कसम से छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग, तो उन्होंने हम लोगों को, हाँ कसम से उन्होंने हमें ये गाने सुनाए। तो वो जो वो वाला गाना था सोनी दी तबीयत थी, तो मुझे याद है वो उन्होंने इसके अंदर फिरोजी कलर की साड़ी पहनी हुई थी और बड़े बड़े डोरे और ये वो, तो वो हम लोगों को बचपन में इतने से होते थे, पर सोनी तबीयत गले में गाते रहते थे। तो ये किस काम लगा के जा रहे हैं आपको शॉपिंग करने, मुझे समझ नहीं आ रही। ये कौन से बच्चे हैं जो गानों पर, ये आजकल के बच्चे तो जब तक आपने उनको गैजेट नहीं दिया, सोशल मीडिया में वो बिजी नहीं है, बड़े शरीफ बच्चे थे। यकीन करें अनवार, वो 2-2.5 घंटे की होती थी जिसमें पता नहीं 50-60 गाने होते थे, वो हम दोबारा रिपीट में लगा लेते थे। उनकी शॉपिंग नहीं खत्म होती थी, वो गई है मार्केट और उन्होंने आना है शाम को ही। चलो जी, मीठी ईद है तो मीठी ईद पर हम देखते हैं कि जो खानों का सिलसिला है वो भी जारी रहता है। तो दानिश से भी पूछते हैं, जमीर से भी पूछते हैं, बाकी सारे मेहमानों से भी पूछते हैं कि कौन सी ऐसी फेवरेट डिश है। दानिश से ना पूछना, क्यों? खुदा का शुक्र है, इसको एक ही बात खुदा के लिए आप दानिश से ना पूछें। दानिश से क्यों? खाने का अपने सत्यानाश करवाएं तो आप इसे करवा सकते हैं। क्यों? मतलब ऐसी क्या? अभी रिसेंटली हम लोग थाईलैंड टूर पे गए हुए थे और भाई साहब कहते हैं आज मैं बनाऊंगा, आज मैं खाना मैं बनाऊंगा। तो मैंने बनाया, सबने तारीफ की मेरी। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, इसने तारीफ की। सब में कौन कौन था? म्यूजिशियन थे सारे। नहीं यार, म्यूजिशियन तो हल्का खाना बिल्कुल नहीं खाते, या फिर सिर्फ आपको पसंद नहीं आया? नहीं पता नहीं क्या उसमें हर चीज जो है ऐड ऑन की हुई थी इसने, और कहता है ये जाहिर अपनी चीज हर बंदे को पसंद आती है, तो पता नहीं क्या अजीब से वही था। ये मेरी हमेशा बुराई करता है शो में बैठ के, ये बाल जो से देखे ना आप, ये इसी की देन है, खींच इसने ऐसे किए हैं। कह सकते हैं भाई। नहीं तो ये छोटे भाई का बड़े भाई से इतना प्यार क्यों है फिर? तो प्यार इसलिए कि एक तो मेरा ये सिंगर भी है, पेमेंट देता है मुझे, इसलिए मेन बात ये है, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, तो फेवरेट वैसे क्या है जमीर आपका खाना? कढ़ाई। अच्छा कढ़ाई, मतलब लाहौरियों वाले जो टिपिकल खाने हैं, पक्के लाहौरी, चिकन, मटन, बीफ, मटन कढ़ाई। अच्छा, वैसे लड़कों को ज्यादा मटन कढ़ाई बड़ी पसंद होती है, है ना? बिल्कुल। और अच्छा वैसे ये भी होता है कि कुछ लड़के मीठा भी बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन स्पेशली जो ईद वाले दिन सवैयां बन जाए ना, उसमें मुंह बनाते फिर रहे होते हैं, ऐसा है या नहीं? हाँ बिल्कुल ऐसा है। क्यों? बिल्कुल ऐसा है। मतलब ये तो मतलब होता ही है कि सुबह नाश्ते की टेबल पे अम्मी भी ला के रखती है, बहनें भी ला के रखती है, बीवियां भी ला के रखती है, लेकिन घर के मर्द रात को मैंने अक्सर देखा है ये ऐसे करके क्यों जाते हैं? इजी टू मेक है मेरा ख्याल है, इसलिए हमें शायद उस तरह से नहीं पसंद। वैसे बाय द वे हम जब नमाज पढ़ के आए थे ना ईद की, तो अम्मी ने वो सेवई बनाई हुई थी। सो मेरे कल्चर है शायद, आई थिंक अर्ली मॉर्निंग की वजह से मीठा नहीं खाया जाता, ये है। सुबह नमाज पढ़ के आते हैं, हम शाम को खा लेते हैं। अभी आप लेके आएंगे, मुझे पता है, आई नो। अच्छा ये हम लोगों ने खाना भी है वैसे? ये सिर्फ देखने के लिए रखा है। अच्छा देखो, मेरे आपको शीर खुरमा बनाना आता है? मुझे, मैं सच बोलूंगी, मुझे नहीं आता कुछ। खाना तो आता ही, कुकिंग ही नहीं आती। मैं बस देख के बना लेती हूँ, रेसिपी कोई लिखी हो, कोई चाइनीज वगैरह। अब मैंने शुरू किया है थोड़ा थोड़ा, अच्छा। क्योंकि स्टडीज बहुत ज्यादा मेरी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं। खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में सब कुछ खा लेती हूँ, मीट लवर हूँ। अच्छा, सब्जियां, जो सब्जियां हैं वो मुझे थोड़ी तंग करती हैं। अच्छा, मीट में भी हम देखते हैं कि लड़कियों को ना ज्यादातर चिकन बहुत पसंद होता है, व्हाइट मीट पसंद होता है। बीफ, मटन खा लेती हैं? मैं बीफ नहीं खाती, मटन खा लेती हूँ। मटन खा लेती हैं, बीफ नहीं खाती हैं। और आयशा, आपको कुकिंग पसंद है? जी, मुझे कुकिंग करना बहुत शीर खुरमा ईद वाले दिन आप बनाती हैं या घर में? मुझे ये है कि कुकिंग मुझे पसंद बहुत है, मुझे आती भी है, मैंने सीखी भी है बचपन से। लाइक मुझे कुकिंग, आई नो चाइनीज एंड देसी खाना, मुझे पता है कि अच्छा देसी खाना मतलब देखने में कैसा लगता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, आई कैन टेल, और मैं बना भी सकती हूँ। लेकिन ईद वाले दिन इतना इत्तेफाक नहीं होता, तो ये है कि कुकिंग मुझे आती है। और खुरमा, शीर खुरमा खुद भी पसंद है? शीर खुरमा मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छा बनाना भी आता है। जबरदस्त। अच्छा, वैसे ये वाकई में मैंने कहा ना कि कुछ वाकई वर्किंग वुमेन ऐसी होती हैं कि जो कि घर के बाकी कामों को भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हैं, और अगर एक वर्किंग वुमेन को कुकिंग आती हो तो वो सोने पर सुहागा होती है। बिल्कुल ऐसे ही है सारे काम। और फिर खवातीन को ये क्रेडिट इसलिए भी जाता है, तो वो जो माँ का लक पे मिलता है वो इसलिए भी तो मिलता है ना, हाँ, वो सारे काम कर लेती हैं। तो नाज़रीन, ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। फवाद, ये सीखा कहाँ से? हाँ, प्लेयर तो है ही, हाँ। लेकिन सिर्फ 2 नहीं,
हमें ये बताया गया कि आपको तकरीबन को 13-14 इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स मतलब यानी कि इंस्ट्रूमेंट आप प्ले कर लेते हैं। जी बिल्कुल 13-14 इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेता हूँ और 2 इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मेरे पास है। वो कौन से? एक हैंड पैन और जैम ड्रम। वो क्यों क्या होता है? एक आपने देखा होगा वीडियोस में, एक मेटलिक इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका माइग्रेन के लिए उसका बड़ा यूज होता है। अच्छा। बाहर के मुल्क में यूज करते हैं वो। अच्छा। वाटर, पानी की आवाज और वो इंस्ट्रूमेंट गोरे वो यूज करते हैं। वो पाकिस्तान में सिर्फ एक है मेरे पास। अच्छा। और आपको सबसे ज्यादा कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाने में मजा आता है? सारे अपनी अपनी जगह प्यारे हैं। जिस तरह हर फूल की एक महक होती है, खुशबू होती है। जैसे आपने ये देखा हो कि वो इंस्ट्रूमेंट थोड़ा बीट मौका बना देता हो थोड़ा सा। जी। वो कौन सा है? बीट की वाइस। बीट वाइस तो एज अ ड्रम जिसमें मैं बैठा हूँ। है ये इजी टू कैरी है, आप मतलब जहाँ मर्जी इजीली लेके जा सकते हैं। ये ड्रम नहीं है किसी को। कब से ये सीख रहे हैं आप? कुछ प्रैक्टिस तो ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा करनी पड़ती होगी। जी ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नई नई बीट्स हैं, ऑब्वियसली नए गाने आ रहे हैं, उसके हिसाब से रिदम के हिसाब से हमारा फायदा है कि हम दोनों भाई हैं ना, तो माइंड में बीट आ रही है तो हम दोनों डिस्कस करते हैं और देन इस तरह हमारा फायदा है। जो ज्यादा बैंड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, भाई नहीं होते, तो इसलिए हम 14-15 साल से चलो इंशाल्लाह ये जोड़ी कायम रहेगी इंशाल्लाह हमेशा हमेशा। अच्छा, तोहफों पर जरा गुफ्तगू फरमा लेते हैं क्योंकि ईद का मौका हो, तोहफे आते भी हैं, तोहफे देने भी पड़ते हैं। तो कोई सबसे महंगा तोहफा कभी आया हो, कभी दिया हो? सबसे महंगा तोहफा आज तक जिंदगी में कौन सा लिया है? दिया हो, मुझे मिला। हाँ नहीं लिया भी यकीन नहीं आ रहा। नहीं फैमिली की तरफ से अगर अम्मी अबू की तरफ से देखा जाए तो अबू ने मुझे किसी ने भी दिया भाई, किसी ने भी दिया। अम्मी देख रही है, आप क्यों इतना अम्मी देख रही है यार। अच्छा, वालिदैन के अम्मी अबू की तरफ से मुझे पहले जब मैंने स्कूलिंग कंप्लीट हुई थी मेरी तो बाइक लेके दी थी मुझे। अच्छा। उस दौर की मुझे, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस दौर की सबसे अच्छा मेरा तोहफा था मुझे काफी। और आप अब तक आपने कोई आपको लगा कि अब तक का मैंने बेहतरीन तोहफा किसी को दिया है तो क्या दिया होगा? ये भाई आपस में एक दूसरे को देते रहते हैं, मुझे लगता है बाहर नहीं किसी को इतना दे रहे, बाहर भी देते हैं। काफी लोग हैं जो 2 फ्रेंड्स वगैरह देते हैं, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा ज़मीर सिंगर भी हो, ठीक है, माशाल्लाह प्यारे भी हो, तो जाहिर सी बात है लड़कियां भी बड़े खासा अट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है, तो तोहफे तो आते ही होंगे फिर? बहुत ज्यादा, बहुत आते हैं अभी भी। तो शेयर करते हैं शेयर कर कभी दिए भी हैं जो ना ज्यादा पसंद आ रहा हो। बहुत दफा दिए, बट मैं ये कहना चाहूंगा, ये चीज मेंशन करना चाहूंगा, जो मेरा पहला गिटार था ना मुझे अम्मी ने लेके दिया था। जो पहला गिटार था मेरा, वो उसके बाद कभी भी नहीं भूलेगा। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने, जब हम लोग कुछ शोज करने गए हुए थे बाहर, तो हम लोगों ने अपना रिसेंटली एक प्लॉट लिया, मैंने और दानिश ने लाहौर में। तो बस ये चीजें चलती रहती हैं, गिफ्ट्स वगैरह, कपड़े वगैरह एक दूसरे को हम देते रहते हैं। इसने मुझे दे दिया, अब मुझे इसके कपड़े नहीं आते क्योंकि अब जिम ज्वाइन की भी है, कुछ अभी कुछ ड्रामा वगैरह की ऑफर्स भी हैं, कुछ वो भी करने लगा हूं। अच्छा। और अभी 1-2 कमर्शियल्स भी चल रही हैं मेरी। हमारे लिए खुशी की बात ये थी, सॉरी मैं इनकी बात काट रहा हूँ, ये खुशी की बात है कि हमने प्लॉट लेके अम्मी अबू गिफ्ट किया, तो ये हमारे लिए, हम दोनों के लिए बड़ी बहुत बड़ी है। वो दोनों खुश हो गए कि इन बच्चों ने इस एज में हमें दिया। ये और अल्लाह ताला आपकी खुशियां कायम रखे, ये बड़ी बात होती है क्योंकि जब आप कोई चीज खुद से करते हैं ना और जिसमें किसी और की पार्टिसिपेशन नहीं होती, तो वो आप खुद ही अपने आप को बहुत बड़ा फील कर रहे होते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ शोज में कि आप जो कुछ भी अपने माँ बाप की वजह से है, माँ बाप की दुआएं हैं आपकी, तो आप कामयाबी और वाकई में आज की जनरेशन को भी ये समझने की जरूरत है जो कि नहीं रियलाइज कर पा रहे। अक्सर मैं ये भी कहता हूँ कि लोग कहते हैं ना आपकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए और बॉयफ्रेंड, ये जरूरी नहीं है। आपका माँ बाप अपने उनको दोस्त बनाओ, और मेरी अम्मी जो है वो मेरी दोस्त भी हैं और हमेशा उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग है। हम लोग अक्सर हम आप कोई चीज शेयर करनी हो तो मैं अम्मी से कर लेता हूँ, और ये अब्बू के साथ इसकी बड़ी बॉन्डिंग है अच्छी, तो ये अब्बू से करता रहता है, तो ये बड़ा बेनिफिट है। सही। उम्मीद है ना आपको अब तक का कौन सा ऐसा अच्छा तोहफा जो आपने रिसीव किया? जो मैंने रिसीव किया वो मेरे फादर ने मुझे गोल्ड का सेट काफी कुछ दिया था, वो तो मैंने अभी तक नहीं पहना, वो कोई मौका आपको पता है स्पेशल आता है तो फिर उसी पे पहना जाता है। और जो मैंने दिया, जब मेरे फादर रिटायर हुए हैं कुछ अरसा पहले ही, तो वो काफ़ी, मेरे पेरेंट्स ना काफ़ी उदास रहते थे कि अब क्या करें, तो मैंने उनको बुटीक सेट करके दिया है। तो क्या आपने बुटीक का जोड़ा पहना हुआ है? मेरी बुटीक है, वो बड़े मसरूफ भी हो गए, बड़े खुश रहते हैं। मेरी वालिदा जो है ना खुसूसन, तो वो मैं समझती हूँ कि वो शायद एक बड़ा काम था जो मैंने किया। ऐसा ही है बिल्कुल। और अच्छा साहब आपने कभी कोई तोहफा या रिसीव हुआ हो? जी बिल्कुल, पेरेंट्स की बात हो रही है तो पेरेंट्स जो भी तोहफे देते हैं उससे तो ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई भी नहीं हो सकती। बेशक। और ईद पे वैसे तोहफा ईद
तक नहीं महदूद होना चाहिए। तोहफे तो वैसे भी हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फरमान है कि तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है, तो तोहफा देने से यकीनन मोहब्बत बढ़ती है। और मुझे लेकिन ईद पे मैं ख़ास तौर पर मिस करती हूँ। तोहफे तो बहुत मिलते हैं, पेरेंट्स की तरफ से भी मिलते हैं, फ्रेंड्स की तरफ से भी मिलते हैं, लेकिन जो एक ज़माने में वो हुआ करते ईद कार्ड हुआ करते थे कि उनमें अच्छी अच्छी बातें लिख के दोस्त आपको दिया करते थे, तो आई रियली मिस दैट टाइम। तो ये है कि तोहफे तो बड़ी अच्छी रिवायत है। मैंने देखा है, देखिए कार्ड्स अभी भी हैं और अब तो वैरायटी और ज्यादा एडवांस हो चुकी है, बड़े हैंडमेड बड़े प्यारे प्यारे कार्ड्स आते हैं, लेकिन देने का रुझान खत्म हो चुका है। फॉरवर्डेड मैसेजेस का ज़माना आ गया। अभी भी देते हैं, अभी भी। आई थिंक जो लोग आपकी केयर करते हैं हद से ज्यादा, आपके बारे में सेंसिटिव होते हैं, आपको बहुत और तरह से लेते हैं, दे स्टिल डू इट। ऐसी चीजें करते हैं जिनसे आपको खुशी होती है। मुझे कार्ड्स मुझे बचपन से बहुत ज्यादा पसंद थे और मैं इकट्ठे भी किया करती थी, जमा भी किया करती थी। और मेरी बड़ी प्यारी डायरी थी, मैं जब मैट्रिक में थी तो जब होता ना फेयरवेल और आपने स्कूल छोड़ देना, तो मैंने अपने हर एक पेपर के ऊपर ना पूरी डायरी में छोटे 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 कार्ड, बड़े कार्ड, छोटे कार्ड, बड़े कार्ड, और अपने जितनी टीचर्स थी इंक्लूडिंग माय डिप्टी टीचर जो थी और हमारी प्रिंसिपल थी, सबके मैंने मैसेजेस उसके ऊपर लिए थे। फिर वो मैंने डायरी को लॉन्च की टिल 4th ईयर और उसके बाद वो कहीं गुम हो गई और मैं बहुत रोई थी। अच्छा, और पेरेंट्स को मेमोरीज होती हैं। जी, पेरेंट्स को तोहफा देने की आपने बात की, तो बहुत तोहफाइफ पेरेंट्स को भी हम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझती कि कोई तोहफा उनकी शायाने शान हो सकता है। बिल्कुल जो मर्जी दे दें, लेकिन पेरेंट्स का तो आप कर्ज कभी भी नहीं, जो उन्होंने आपके लिए किया, तो आप कुछ भी दे दें तो वो कम है। नो डाउट। चलें जी, तो यही जहां पर हम तोहफे तोहफे आपस में बांट रहे हैं, वहीं पर उम्मे लैला जरा लोगों को भी आप एक गिफ्ट दीजिए प्लीज। वेलकम बैक टू ईद स्पेशल ट्रांसमिशन। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और गानों का सिलसिला भी जारी है, मजे मजे की बातों का सिलसिला भी जारी है। ईद की मुनासबत से ईद मैसेज मैं चाहूंगा कि हम सबसे ईद के हवाले से कोई कमेंट लें, कोई मैसेज लें कि हमें किस तरह से ईद की खुशियों में जो और भी लोग हैं उनको भी एडअप हम किस तरह से कर सकते हैं। आयशा साहब, कोई पैगाम आप देना चाहें? जी बिल्कुल, आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं तमाम आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहती हूँ कि एक तो ये है कि मेरा एज अ प्रोफेशनल मेरा ये पैगाम है कि जो भी फील्ड आपकी है, जो इंसान जिस भी फील्ड में है, चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे किसी भी फील्ड स्टूडेंट है, तो अपना 100% उसमें दें। जहाँ पे भी जो भी काम आप कर रहे हैं उसको पूरी लगन, दयानतदारी और मेहनत से करें। मेरे ख्याल से बहैसियत कौम ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए इस वक्त कि हमारा मुल्क जो है इसी तरीके से ग्रो कर सकता है, इसी तरीके से हमारे मुल्क की तरक्की हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि ईद के हवाले से मेरा पैगाम ये है कि अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। जो भी काम आप करें उसके साथ साथ आप अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा ईद के खानों में इतने मगन ना हो जाएं कि अपनी सेहत को बिल्कुल इग्नोर कर दें। सेहत है तो सब कुछ है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, अपने माइंड की हेल्थ का ख्याल रखें। मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिविटी पे फोकस करें, प्रोडक्टिविटी पे फोकस करें और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिएं। ज़िंदगी एक नेमत है। ज़बरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और हम लोग इस चीज़ पर ना फोकस नहीं करते, हम अपनी हेल्थ का, स्पेशली जो मेंटल हेल्थ की बात की आयशा साहिबा ने, हम उसका तो यहाँ पर ना इतना नो हाउ भी नहीं है, लोगों को उस हवाले से अवेयरनेस भी मौजूद नहीं है, तो यकीनी तौर पर ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए। मैं लैला आपको मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि ज़िंदगी के तमाम पहलू मैडम ने कवर कर दिए हैं और मैं बस इसमें छोटा सा इजाफा करूँगी कि ईद के मौके पर खुश रहें और खुश रहने दें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और उन लोगों को भी याद रखें जो कि सफ़ेद पोश हैं और शायद हमारी छोटी सी मदद से उनका दिन जो है उसकी खुशियों में इजाफा हो जाएगा। और इसकी जिम्मेदारी भी हम पर ही आती है क्योंकि सफ़ेद पोश तबका वो है जो अपने मुंह से हमसे मांगता नहीं है, कहता नहीं है, तो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को हमने खुद तलाश करना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, तो जो रूठे हुए उनको मनाएं क्योंकि ईद के दिन है तो बहुत छोटी लाइफ है, आज ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। तो जितने लोग आप जिस दुनिया से चले गए हैं और जो आप लोगों किसी से नाराज़ हैं तो उनको प्लीज़ मनाएं। बड़ा अच्छा पैगाम है। और ऐसे ही है, ये जो दूरियां हैं ना, ये जो हम लोगों ने बना ली हैं और नाराजगियां हैं ईगो में रह के, वो गलत हैं।
सर आप भी कोई मैसेज देना चाहेंगे बालों के अलावा? जी बिल्कुल, मैं कहूंगा कि किसी का दिल ना दुखाए, वो कोई भी हो, छोटा क्यों ना हो बड़ा हो। अगर वैसे मेरी नेचर है कि किसी का दिल नहीं दुखाना, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें रास्ते ठीक होना शुरू होती है। मेरा पुख्ता ईमान है इस पे कि कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, किसी का दिल ना दुखाए बस। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छा मैसेज है, बिल्कुल ऐसे ही है, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इसी मैसेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम इन दोनों भाइयों से कहेंगे कि हमारे लिए खूबसूरत सा गाना बिल्कुल हमें बिल्कुल ये गाने के बारे में बताता चलूं कि 3 खूबसूरत सी लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे, उनके लिए तो होना चाहिए गाना लास्ट। बिल्कुल होना चाहिए। एक मेडले है नुसरत फतेह खान साहब का ओल्ड इज गोल्ड, तो मैं आपको वो सुनाता हूं। तो हम अपनी तरफ से वो एक मेडले में जो एक ही गाना होगा ना खुद ही से डेडिकेट उससे पहले तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया भी अदा कर देते हैं क्योंकि हमें क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ना है। ज़मीन में ज्वाइन किया था, दानिश ने ज्वाइन किया था, जो हमें जबरदस्त सा गाना भी सुनाएंगे। उम्मे लैला का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आयशा साहिबा का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो हमारे प्रोग्राम में आई हैं, उन्होंने हमें वक्त दिया है। नाउ इट्स ओवर टू यू गाइस।